खींचा इस बारे में। तो सचमुच मैं कहता हूं कि पूरा देश आपके लिए आभारी है। गांवों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया था, जैसे आपने बताया है, सही बात है। मीडिया का भी ध्यान शहरों पे होता है, गांवों पे नहीं होता है। मगर ये लोकशाही को सुदृढ़ करने में पंचायत को लेजिस्लेटिव असेंबली के बराबर इंपॉर्टेंस देने में भी काम करेगा कि दोनों जगह सेम ट्रांसपेरेंसी आनी जरूरी है। और ये जो आपने बताया है, ये बहुत ही पाथ ब्रेकिंग एक तरह से निर्णय है, जो मैं समझता हूं भारत में आगे जाके ये बहुत इसका असर होगा। सवाल इतना ही है, एक ही मैं इसमें बताऊं आपको, और इसके लिए ये पूरे जितने लोग जमा है इन सबकी जिम्मेदारी है कि ये इंप्लीमेंट हो, आपके रिटायर होने के बाद भी इंप्लीमेंट हो। उसमें कई जगह मैं देखता हूं कि कुछ ऐसी चीजें आती हैं मगर बाद में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता और लोग भी खुश हो जाते हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट भी खुश हो जाता है, मुझे अच्छा ऑर्डर मिल गया, मैंने लैंडमार्क ऑर्डर ले लिया और कहानी खत्म। मगर शिवानंद जी, मैं उम्मीद करता हूं ऐसा नहीं करेंगे। आप जब रिटायर हो जाएं, और कभी ना कभी रिटायर तो आप भी होंगे, उसके बाद भी एक्टिविस्ट इसको संभालेंगे, या ऑफ कोर्स आपका स्वभाव जानते हुए तो मुझे लगता है आप ही इंश्योर करेंगे कि ये अमल में हो और इम्प्लीमेंट हो। इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है ऐसी चीजों में। मगर ये सचमुच लैंडमार्क ऑर्डर है। एक मुझे हिंदी का शब्द नहीं पता लैंडमार्क के लिए, अगर शिवानंद जी बताएं लैंडमार्क के लिए हिंदी में क्या शब्द होगा? मील का पत्थर। मील का पत्थर, अच्छा, मील का पत्थर जैसा ये है ये। और मैं कह रहा हूं सूचना के अधिकार के लिए तो है, लोगों के लिए बहुत महत्व का है। मेरे हिसाब से सूचना का अधिकार सिर्फ सूचना देने की बात तो एक साधन है इसका, मगर उससे बड़ा इसका जो रोल है सूचना के अधिकार का, वो है कि लोगों को सुदृढ़ बनाना, लोगों को कार्यशील बनाना। और वो रोल इस ऑर्डर ने बहुत जबरदस्त तरह से किया है। मगर इसको, इस बात को छोड़ के और एक चीज का ध्यान खींचना चाहूंगा, ये सबसे मौका मिला है तो, जिसके लिए लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। लास्ट वीक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका किसी लॉयर ने डाली है कि लोकस स्टैंडी होना चाहिए, जो सूचना मांगता है उसको कारण बताना चाहिए, तभी उसको सूचना देनी चाहिए सूचना के अधिकार के तहत, आरटीआई के तहत। और खैर ऐसी याचिका तो बहुत लोग लगा देते हैं, कुछ भी होता है, मगर 3 जजेस की बेंच ने ये सुनवाई की है, इसको डिसमिस नहीं किया है। इसका हियरिंग एडजर्न हुआ है। इसका क्या मतलब निकलेगा आई डोंट नो, मगर हमें सजग रहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को ये बताना चाहिए मीडिया के जरिए, सबके जरिए, कि ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कानून के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है। फंडामेंटल राइट के लिए कोई कारण देने की जरूरत हो ही नहीं सकती है इसमें। और अगर ये सक्सीड हो गया, अगर ये सक्सीड हो गया तो आए दिन ये होगा कि बोलने के लिए आप कारण बताइए, पब्लिश करने के लिए कारण बताइए, सब चीज में प्री सेंसरशिप लग जाएगी। तो मेरे हिसाब से पूरे देश के लोगों को इसका अपोज करना बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद जी। राहुल सिंह सर कुछ जोड़ना चाह रहे थे इसमें? नहीं, मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि इसमें चूंकि ये पिटिशनर की ये जो पिटिशन है एक्सेप्ट भी हो गई है 3 बेंच का, जैसा आप बता रहे हैं, तो इसमें फिर जो दूसरा पक्ष है उसके लिए भी कोई क्या, मतलब इन्हें कोई रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? जो मुझे पता नहीं है, दिल्ली के कोई लोग करेंगे, मगर इससे ज्यादा जरूरत यह है कि देश भर में आवाज उठे। आदित्य बंदोपाध्याय का बहुत वाहियात जजमेंट भी कोर्ट किया गया है इस याचिका में, और मेरे हिसाब से आरटीआई के एक्टिविस्टों का ये वीकनेस रहा है कि कोर्ट्स जब गलत निर्णय देते हैं तो लोग बोलते नहीं है, कहते हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। सुप्रीम कोर्ट अगर मेरे मानहानि करे, अगर मेरे मूलभूत अधिकारों पे वार करे, तो मुझे बोलना जरूरी है। कौन सा जजमेंट सर इसमें कोर्ट किया? आदित्य बंदोपाध्याय का एक जजमेंट है, बंदोपाध्याय वाला। ओके। उस जजमेंट का भी कोर्ट किया गया है कि देखो लोग बिना वजह लोगों को परेशान करते हैं,
एंड आदित्य बंदोपाध्याय का एक तो स्टेटमेंट है जो मुझे हमेशा चुभता है, जिसमें कहा गया है कि आरटीआई शुड नॉट बी अलाउड टू डैमेज द पीस, हार्मनी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। ऐसा स्टेटमेंट तो टेररिस्ट के लिए कोई इस्तेमाल करे तो मैं समझ सकता हूं, मगर मूलभूत अधिकारों के लिए इस्तेमाल करना ये बहुत गलत है। मगर इसके सामने भी आवाज नहीं उठी। हमने कहा कि नहीं नहीं ठीक है, वो तो अभी बोल दिया, अब ये सब जगह इस्तेमाल हो रहा है। हाँ जी, मेरा हो गया। जी सर, धन्यवाद। राय ले लेते हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है। जो लोग हैं, अगर किसी का कोई आइडिया हो जो यहाँ शेयर करना चाह रहे हो कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गई है, तो मतलब पब्लिक में एक परसेप्शन जो है उसको वो हमने देखा है, वो उसको कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैं ट्विटर पे रहता हूँ एक्टिव, तो मुझे ट्विटर पे कई लोग वहां पर आकर के, क्योंकि मैं एक्टिव नहीं हूँ, फेसबुक पे सिर्फ लाइव करते हैं हम, तो मैं देखता हूँ कि वहां पर भी लोग आकर के उसके फेवर में कि ब्लैकमेलिंग हो रही है ये, और बहुत कम लोग उसको काउंटर करते हैं। तो दिक्कत ये है कि वो ये परसेप्शन कैसे बदलेगा जब लोग खुद, आप में से कई लोग हैं, मुझे उतने लोग दिखते ही नहीं है कि वो मतलब ट्विटर पे आकर उसको काउंटर कर रहे हो। तो ये परसेप्शन कैसे बदलेगा जब आप लोग खुद उसमें आगे आकर के बोलेंगे कि नहीं ठीक है। अगर आपको ब्लैकमेलिंग का जवाब, जो हमेशा हम सब लोग यही मानते हैं कि आपको अगर इतना ही अगर ब्लैकमेलिंग से की समस्या को लेकर के इतनी ज्यादा चिंतित है, तो आप धारा 4 की तरफ क्यों नहीं जाते हैं। आप सब लोग अधिकतर इंफॉर्मेशन जो सुओ मोटो डिक्लेयर होनी थी, जो नहीं की गई अभी तक, कई पब्लिक अथॉरिटीज उसी को फॉलो नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सुप्रीम कोर्ट में अगर उनको पिटीशन लेना ही है, तो वो शायद एक चीज पिटीशन ये भी ले सकते थे कि 2005 से ये एक्ट लागू हुआ है, 2005 से लेकर के हम 2021 में आ गए हैं, 21 तक धारा 4 का पालन तक तो करवा नहीं पाए। तो एक तरफ से हमने ये मान लिया है कि ब्लेटेंट वॉलेशन हो रहा है, चलने दो। तो मेरा ये मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को सुनना ही है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये सुनना चाहिए कि ये कानून का वॉलेशन हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट को जो दूसरी चीजें हैं कि ठीक है कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है, तो उसके लिए कौन सा कानून, मैं हमेशा बोलता हूं, जिसका दुरुपयोग नहीं हुआ है। क्या सुप्रीम कोर्ट उसके साथ एक, हाँ जी बताए सॉरी, उसके साथ एक और चीज जोड़ दूंगा। ये बहुत सालों से बात चली है कि आरटीआई की सब एप्लीकेशन और उसके जवाब वेबसाइट पे डाले जाएं। अगर ये होगा तो ब्लैकमेलिंग कोई कर ही नहीं सकता है, नामुमकिन है। क्योंकि जो चीज वेबसाइट पे आने वाली है उसके लिए ब्लैकमेल कौन कर सकता है? कोई ब्लैकमेल, मगर ये हो नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली। और मैं खुद शैलेश यार, मैं जब खुद लोगों से, जब भी कोई मुझसे ब्लैकमेलिंग की बात करता है, तो मैं हमेशा एक ही सवाल मतलब लोगों से बार बार पूछता हूँ कि ये ब्लैकमेल होते कौन से लोग हैं, मुझे ये तो बताएं। मेरे यहाँ भी सुरेंद्र जी आरटीआई लगती है, मैं तो ब्लैकमेल होता नहीं। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो ब्लैकमेल होते हैं? सुप्रीम कोर्ट की जो 3 जजेस हैं, क्या ये पूछेंगे पिटिशनर से कि भाई आप बताओ आप ब्लैकमेल कैसे होते हो, आप ऐसा क्या करते हो कागज में? जो रिपोर्ट आया है उसमें ब्लैकमेलिंग का जिक्र नहीं है, उसमें ये कहा गया है कि सरकार का टाइम बेवजह होता है। वो एक इशू है जिसको लेकर के, लेकिन उसके लिए ऑलरेडी उसमें सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय हैं उसमें, जिसमें लिखा हुआ है कि जहां 75% वर्क फोर्स उसमें इन्वॉल्व हो जाए और आपको लगता है कि बहुत ज्यादा जानकारी मांग ली गई है, तो वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने वो इशू एड्रेस किया हुआ है। इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि आगे जाकर के कुछ। सर, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है आदित्य बंदोपाध्याय में ही कि वी डू नॉट वांट अ सिचुएशन वेयर 75% ऑफ द स्टाफ इज स्पेंडिंग 7% ऑफ इट्स टाइम। वाहियात जजमेंट है, बिना किसी के, बिना किसी आगे के, एक वाहियात जजमेंट है। मैंने कैलकुलेशन किया है कि ज्यादा से ज्यादा अगर 1 करोड़ आरटीआई एप्लीकेशन लगती है पूरे देश में और 3
घंटे एक आरटीआई एप्लीकेशन के लिए लगते हैं, तो 3% लोगों का 3% टाइम जाएगा आरटीआई में। जी। और देखिए उसमें एक और चीज आप देखिए व्यवस्था कैसे होती है, मतलब एक बड़ा इसको लेकर के एक बहस का मुद्दा बना था एयरफोर्स में वहाँ के एक अधिकारी ने, जो चंडीगढ़ में प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं, रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने आरटीआई लगानी शुरू की और करीब 200-300 आरटीआई उनकी ऐसी आ गई और पता नहीं कितनी, काफी ज्यादा चली गई थी, आई थिंक 500-600 के ऊपर चली गई थी आरटीआई। उसका सबका डिसीजन एक साथ लिया गया। तो टाइम भी बर्बाद होगा, ये होगा, ये सब तमाम चीजें, मतलब उसका एवरेज निकाला था कि हर दिन में 3 एप्लीकेशन जा रही थी, 3 से 4 एप्लीकेशन फाइल, वो एक आदमी। तो हुआ क्या है कि एयरफोर्स में जो कमांड लेवल पर एक ही पीआईओ था, बाद में जब ये कंट्रोवर्सी बनी और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने उस केस को देखा, उसमें सुनवाई की गई, तो उसके बाद ठीक है उसकी कई पिटिशंस रिजेक्ट भी हुई उसमें, लेकिन अल्टीमेटली जो उसका जो रूट कॉज है कि उसमें पता चला है कि भाई इनके पास पीआईओ का सिस्टम नहीं रखा है, उन्होंने उतने पीआईओज बनाए ही नहीं, उतने कमांड लेवल पे पीआईओज ही नहीं है। फिर अल्टीमेटली उनको एयरफोर्स ने एज अ रिजल्ट फॉलो आउट ऑफ दैट पिटिशन ये रहा आरटीआई एप्लीकेशन का कि उसके बाद फिर एयरफोर्स ने अपने हर जगह हर स्तर पे पीआईओज उन्होंने बनाए। तो मुझे लगता है कि कई बार जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो उसमें कुछ अच्छा भी होता है, ये भी होता है कि आप व्यवस्था जो है थोड़ी ऑर्गेनाइज भी होती है। और मेरा कहना है कि पीआईओ रिस्पॉन्ड तो करे। अभी तो हम इस सिचुएशन से देख रहे हैं कि पीआईओ रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं आरटीआई एप्लीकेशन का। और एक आधा ऐसा केस हो तो अगर कमिश्नर को बताया जाए तो कमिश्नर भी उसको ठीक कर सकता है। मुझे लगता है कि एक आधा केस, और मुझे लगता है कि अगर अभी तक एक सर्वे अगर ये हो जाए, क्योंकि मैं अपने यहाँ केसेस को देखता हूँ, तो जो मैंने पहले भी बोला है 90% केसेस मध्य प्रदेश में 90% केसेस ऐसे हैं जहां पीआईओ ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, एफएओ ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, 90% केसेस। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सीधा सीधा पूरी एपीलेट प्रोसेस का वोल्यूशन हो रहा है। आपका पीआईओ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, फर्स्ट एपीलेट ऑफिसर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आपका पूरा आरटीआई का ब्लेटेंट वोल्यूशन हो रहा है। अगर किसी को पिटीशन लगानी तो पिटीशन इस पे लगाए, रिस्पॉन्ड तो करें। मेरा कहना है आप रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करिए, सेक्शन 8 में जो भी है प्रोविजन है आप उसमें रिजेक्ट करिए। सुप्रीम कोर्ट ने आप जैसे बोल रहे हैं वो शैलेश गांधी साहब ने बताया कि बकवास जजमेंट है वो आदित्य बंदोपाध्याय, उसके तहत आप उसमें मना करिए, लेकिन करिए तो रिस्पॉन्ड तो करिए। अभी तो हम उस सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं, ये स्थिति है। जी हमारे बीच में ये देवेंद्र जी 10 पर हुआ। हाँ, आप इधर सिसवा पंचायत से हैं, रीवा से, आप कुछ कहना चाह रहे थे। आपका नेटवर्क, आप अनम्यूट करके बोलें, अनम्यूट कर लें अपने आप को। देवेंद्र जी अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें। हाँ, अनम्यूट कर लें अपने आप को। आपका वो जो क्रॉस वहाँ पे जो दिख रहा है ना, उसको टच करिए अपने माइक। हाँ ठीक है जी, बोलूं सर? हो गया? हाँ बिल्कुल, बोलिए बोलिए। हाँ सर, सबसे पहले सभी को सादर प्रणाम। सर ये जो नियम आपका जो आरटीआई के सर आया है तो बहुत अच्छा सर, ऐतिहासिक है। बशर्ते सर अगर इसमें सही सही इम्प्लीमेंटेशन हो सके सर, कार्य रूप हो नहीं पाता है क्योंकि यहाँ सब सभी फंस रहे हैं। अधिकारियों के बीच में कोई भी आवेदन ले जाइए वो टाल मटोल करते हैं। इसके बाद से मैं सर खुद भुक्तभोगी हूँ। मैंने एक आरटीआई से जानकारी लिया था, हमारे यहाँ एक रोड बनी हुई थी पीसीसी की। नहीं इसके बाद सर नहीं, वहां से एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक चुनाव प्रत्याशी थे और भूतपूर्व सरपंच थे। जी जी। जो शपथ पत्र और जमीन जायदाद की जानकारी सार्वजनिक करने का जो निर्णय आयोग का हुआ है, उसका जी आप जी क्या फायदा देखते हैं, क्या नुकसान देखते हैं, आपको ये बताना सर। इसमें फायदे हैं सर, बहुत फायदे हैं। कम से कम मैं क्योंकि
सार्वजनिक जीवन में आ रहा हूँ सर, जनप्रतिनिधि के रूप में हूँ, तो ये मेरे पब्लिक को पूरे सबको अधिकार है सर कि मेरी जानकारी, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे संबंध में पूरी जानकारी उनको पूरी बराबर मिले सर। मैं तो इसके पक्ष में हूँ। आपका स्वयं का अनुभव कैसा रहा जब आप प्रत्याशी थे, चुनाव प्रत्याशी थे, तो आपने क्या समस्याएं देखी कि आप अपने प्रतिद्वंदी की यदि जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कहां कहां भटकना पड़ा, किस तरह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इस आदेश से सर आपको क्या भटकना लाभ पड़ा हुआ? मुझे तो आज तक मैंने आरटीआई लगाया था सर, क्योंकि मेरा जो प्रतिद्वंदी आज की पोजीशन में सर, अब ये तो व्यक्तिगत हो जाएगा, कुछ नहीं था, आज 5 साल के अंदर सर वो पता नहीं कितने करोड़ों कमा चुके हैं सर। मेरा पैसा, मेरी क्वालिटी, रोडों की क्वालिटी खराब हो रही है, मेरे जो काम होने चाहिए पंचायतों में वो नहीं हो रहे हैं, उसका पैसा वहीं जा रहा है। तो मैं सर आज तक मैं लगा चुका हूँ, आज तक मुझे उसका कोई जवाब नहीं मिला। नहीं, आपसे क्या जानकारी, क्या पूछा जा रहा है, आप क्या बोल रहे हैं? आप एक भूतपूर्व सरपंच थे क्या? जी बिल्कुल रह चुका हूँ। हाँ, तो आपने क्या शपथ पत्र अपना दिया था कि हमारी जायदाद इतनी हाँ होनी चाहिए? तो जी वो मैंने, जानकारी क्या आपके अपने प्रतिद्वंदी से, क्या आपका कोई अन्य उस समय का प्रतिद्वंदी, आज के प्रतिद्वंदी की अपन बात नहीं कर रहे हैं, जब आप चुनाव लड़े जी थे जी तो आप अपने जी जी प्रतिद्वंदी से जानकारी चाह रहे थे कि कितना इनका जायदाद है, कितनी जमीन है, क्या सब पत्र दिया? ये जानकारी आपको आसानी से मिलती थी? नहीं मिल पाती सर, जानकारी सही ढंग से नहीं मिल पाती। नहीं मिल पाती थी। क्या दिक्कतें जी जी होती थी आपको? दिक्कत वहां सर कुछ ना कुछ बहाना कर देते हैं, वहां से आप जानकारी मांगिए तो बता देंगे कि वहां पंचायत से वहां वहां के लिए भेज देते हैं आवेदन। और फिर यहाँ सेक्रेटरी बोलेंगे कि ये आप ये जाओ, ये दीजिए, वो दीजिए, ये पेपर नहीं, दीजिए, अपन आप ये अपन पूरी कार्रवाई अपन करिए। निर्वाचन की बात कर रहे हैं, आप मामला का साथ समझ नहीं पा रहे। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है देवेंद्र जी, आपने अपना पक्ष रखा। और अपन यहाँ पर अगले यदि कोई हमारे और पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं जो स्वयं चुनाव लड़ चुके हैं अथवा हारे हैं, जीते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्या कुछ अपने अनुभव शेयर करेंगे, व्यक्तिगत अनुभव? अब सर दिक्कतों का कोई आप सामना हैंड रेज तो, करेंगे? अब सर दिक्कतें तो बहुत होती हैं, क्योंकि वहां से कुछ मिल नहीं पाता सर, सहयोग नहीं होता, कार्यालय से कहीं ना कहीं दिक्कत होती है जो। चलिए ठीक है, बहुत सही, आगे मैं पुनः बताइए। थोड़ा सा इसमें जोड़ना चाहूंगा श्रीमान जी। पहले जो हमको जब 2005 में सूचना आयोग लागू हुआ, लेकिन उससे 2003 की बात है ये, जब हम चाहते थे कि हमको जानकारी मिले, जिस व्यक्ति के खिलाफ 1000 बीघा जमीन है उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, और उसने क्या क्या चुनाव आयोग को घोषणा दी है ये हम जानना चाहते हैं, जबकि हमें वो नहीं मिली। लेकिन आज ऐसा आदेश आया जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ एक क्लिक पर हम वो सारी जानकारी, जो व्यक्ति 1 वर्ष भी अगर ढूंढे या प्रशासन से लड़े तो नहीं मिल सकती, लेकिन मात्र एक क्लिक से एनआईसी पोर्टल पे जाके, अपने जिले के पोर्टल पे जाके, और अपनी ग्राम पंचायत या जिला पंचायत या जो भी है वार्ड मेंबर, उसकी पूर्णतः जानकारी ले सकता है। और लेने के बाद में उसमें 5 वर्ष 4 वर्ष में कितनी राशि उसकी बैंक बैलेंस था, क्या गाड़ी, क्या घोड़े, क्या था, और 5 वर्ष में क्या कमाया, तो ग्राम का व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता या जहां भी जिस स्थिति में रहता, उसको पता चलेगा इसके पास में पहले 1 लाख रुपए राशि थी या 2 लाख था, और आज इसके पास में क्या है, क्या ये टाटा सफारी में है या बलोनो में है या फॉर्च्यूनर में टेल रहा। वास्तविक स्थिति इन ऐसे लोगों को पता चलेगी कि लोग क्या कर रहे हैं अपने जीवन में। मैं ये इसमें जोड़ना चाहता हूँ, ये मतलब मैं मतलब सिर्फ आदेश आपका है, लेकिन ये भावना मेरे से जुड़ी हुई है कि मैं जानता हूं कि कितना परिवर्तन आया सिर्फ एक आदेश से। पूरे मध्य प्रदेश में फायदा हुआ, हाँ नुकसान भी हुआ कुछ लोगों के, जो बाहुबली है, जो अपनी जानकारी, जो बैंक बैलेंस है, जो छुपाना चाहते हैं, जो सार्वजनिक करना नहीं चाहते, जिनकी सास की संपत्ति जो गूंड रखी है, उनने अतिक्रमण कर रखा, अगर वो भी उसको डाटा भी कलम आता है, अगर वो खाली रखेंगे तो आज भी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ उनके पास में है कुछ नहीं, लेकिन जिगर ऐसा रखते हैं कि उसको शून्य घोषित कर देंगे। जिनके पास में जमीन ऐसा शायद वो शून्य घोषित होते हैं। बात निर्वाचन आयोग की ऐसा भी कॉलम है, माननीय श्री राहुल सिंह जी, और मैं आपका क्या सभी जो टीम है इसका अनुभव पूरा देश देख रहा है और ये शेयर करेगा कि एक ऐतिहासिक निर्णय राहुल सिंह जी ने दिया, और वास्तव में शैलेश जी अभी कह रहे थे आदरणीय, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और वो देते हैं बार बार जो भी सिचुएशन है। इसमें हम सबको लड़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं जो भी कहीं अगर प्रदेश में स्थिति हो तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं अपनी कलम से,
क्यों? क्योंकि ये निर्णय आया है, अगर इसको हम अगर सहेज के नहीं रख पाए और कानून को लागू नहीं करवा पाए तो ये हमारी कमी होगी। सिर्फ आदेश दिया है, लागू भी हमको करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, आखिरी अंजाम तक और सहयोग करो। अब हमें लगता है कि मध्य प्रदेश में जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आप लोग जुड़े हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में आज जो भी है जिला पंचायत जनपदों में भी आप RTI लगा करके ऐसे शपथ पत्र आप हासिल करिए वहां से, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। यदि वो डिनाई करते हैं, इन्फॉर्मेशन देना डिनाई करते हैं, तो उनकी आप लोग फिर अपील करिए सीधे आयोग में, या सीधे आप शिकायत भी कर सकते हैं, क्योंकि आयोग का आदेश हो चुका है, तो आप इस पर शिकायत भी कर सकते हैं धारा 18 के तहत। और ये जब शिकायत जाएगी आयोग में तो इस पर उनके भी संज्ञान में आएगा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हमारे प्रदेश में हो रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा इस विषय पे आप लोग RTI लगा करके जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें, कम से कम 52-53 जो भी अपने जिले। सर कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं शिवानंद जी, मैं जोड़ना चाहूंगा, RTI मत लगाइए, ये मेरे ख्याल से राहुल जी का ये है कि वेबसाइट पे आना चाहिए, इफ आई अंडरस्टूड करेक्टली। सर इसमें दो पार्ट हैं। एक तो जो पुराने ऑलरेडी जो एफिडेविट्स हैं उसके लिए मैंने कहा है कि उसमें पहले लोग बहाना करते थे कि ये सील कवर लिफाफे में है और इसमें है उसमें है और वो सक्षम अधिकारी बताएंगे तो ये अधिकारी बताएंगे। तो मैंने कहा है कि ये सब नहीं चलेगा। RTI का ओवरराइडिंग इफेक्ट है, आपका निर्वाचन आयोग का नहीं चलेगा। रूल्स हमारे चलेंगे, 30 डेज में आपको जानकारी देनी होगी और 2 रुपए में देनी होगी। और ये मैंने उनको बोला है कि इसमें बहाने नहीं चलेंगे, सारे PIOs को आप इन्फॉर्म करिए। और तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एफिडेविट्स हैं वो आप RTI लगा के ले सकते हैं। जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं उसके लिए मैंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को सारी जो भी कैंडिडेट्स आते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन उनको अपलोड करनी होगी अपनी वेबसाइट पर। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कहा है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के एफिडेविट्स और ये सब जो है वो डिस्ट्रिक्ट वेब पेज पर आप डिस्प्ले करेंगे। वही मेरा कहने का मतलब ये है कि RTI तो लगाइए, मगर अभी से इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं उस पर ज्यादा जोर दीजिए, क्योंकि अगर वो वेबसाइट पे आना शुरू हो गया तब फिर ये RTI लगाने का चक्कर ही निकल जाएगा। ये मेरा निवेदन था। हाँ जी हाँ, तो इसमें अभी RTI लगा करके आप लोग अपने सरपंचों की जानकारी तो ले ही सकते हैं, उस ऑर्डर को कोट करते हुए कि ये 30 डेज में आपको देना है। ऑर्डर की कॉपी ट्विटर पे है, शिवानंद जी के पास भी है, तो आप उस ऑर्डर की कॉपी लगा करके किसी भी सरपंच और जो पदाधिकारी है उसकी जानकारी आप 30 डेज में आप ले सकते हैं। अब उसमें कोई बहाना नहीं चलेगा उसमें। और दूसरा, बाकी जब आने वाले समय में जब ये चुनाव होंगे तो उस पर हम भी नजर रखेंगे एज इंफॉर्मेशन कमीशन कि उसमें वो पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी हमारे कार्यक्रम में माननीय वीरेश बेल्लूर सर जुड़े हुए हैं और वीरेश बेल्लूर सर को हम इनवाइट करेंगे कि वो अपने विचार इस टॉपिक पर रखें। वीरेश सर सुन पा रहे हैं क्या? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। So the topic you have already heard from this meeting, and this is regarding the order given by Information Commissioner Mr. Rahul Singh ji, and we are just discussing about that order. Yeah. So please let us know what's the situation in your Karnataka, I mean in Panchayat elections. Do you have all this kind of facility there, or already such information are being provided in web portal so that people doesn't have to wander here and there to find all that kind of information. So please, sir, you are welcome. Sabka namaskar. First, I congratulate Rahul ji for issuing a very wonderful order, a very detailed and a very recent order. Definitely, it will help all our RTI activists all over India to use this order in securing the relevant information from the state election commissions here. Even we had the same problem in Karnataka. The problem is now in Karnataka, June 20th of 2020, the tenure of the present